जय हिंद, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का राफेल फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के खिलाफ डॉग फाइट करने वाला है, जो कि चाइना के J-20 फाइटर जेट के खिलाफ एक्शन का सिमुलेशन करेगा। और भारत और चाइना का तनाव देखते हुए वास्तविक खतरे के माहौल में इंटरऑपरेबिलिटी और कॉम्बैट रेडीनेस को भी ये बढ़ाएगा। इंडियन एयरफोर्स को इस बात का लाइव अनुभव भी मिलेगा कि F-35 जैसे स्टेल्थ जेट कैसे काम करते हैं और वो इससे कैसे कैसे करके निपट सकते हैं। और आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट पहले ही डॉग फाइट में F-22 तक को भी हरा चुका है, लेकिन स्टेल्थ जेट के पास कम रडार क्रॉस सेक्शन के फायदे होते हैं और वे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को दूर से ही ट्रैक करके उन्हें लॉक कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक बड़ा फायदा देता है। हालांकि चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट इसकी गुणवत्ता और विशेषता को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। हालांकि भारत उसका भी जवाब अपने AMC फाइटर जेट से देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब इंडियन ओशन रीजन में 4 कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात करने की योजना बना रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि अगले 15 सालों में 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होगा भारतीय नौसेना के पास, जो कि भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आगे ले जाते हैं। यानी कि भारत अपने इंडियन ओशन रीजन में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है और ये जो अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो इंडियन ओशन रीजन के लिए डेडिकेटेड होगा और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात रहेगा, जो कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली किसी भी नौसेना के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट भी है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि भारतीय नौसेना एक साथ 65,000 यानी कि 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को विकसित करने को लेकर बात कर रही है और ये INS विक्रांत जैसे सिस्टर शिप से काफी आगे है। और नया एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की नौसेना क्षमताओं को मजबूत करेगा और भारत के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर ही आ रही है। दोस्तों, भारत इंडियन ओशन रीजन में अपनी रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि SSN के एक नई फ्लीट की योजना बना रहा है और 2015 में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस कार्यक्रम के लिए मंजूरी भी दी है। और नई SSN भारत के मौजूदा न्यूक्लियर ट्राइड की पूरक होंगी, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी शामिल होंगी। आपको मैं बता दूं कि SSN का निर्माण विशाखापत्तनम विजाग में सीक्रेटिव शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि SBC में किया जाएगा, जहां भारत की SSBN का वर्तमान का जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए फेज मैनर में इन पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में यानी कि पहले फेज में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बराक के द्वारा डिजाइन किए गए एक नए स्वदेशी परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित 6,000 टन की SSN विकसित की जाएंगी और इस परियोजना का शुभारंभ 2027 से 28 के बीच होगा और पहली पनडुब्बी 2035 के बीच समुद्री परीक्षणों के लिए लॉन्च हो जाएगी। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षा इससे भी आगे की है, जिसमें कि पहले फेज में 3 सबमरीन शामिल की जाएंगी और फिर फेज 2 में और 3 सबमरीन शामिल की जाएंगी और फेज 3 में 3 एडवांस जो सबमरीन्स है जिनका डिस्प्लेसमेंट 8,000 टन का होगा उन्हें शामिल किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये प्रोग्राम कैसे आगे जाता है, कैसे विकसित होता है और इंडियन ओशन रीजन में भारत की विकसित होती समुद्री स्थिति में क्या योगदान देता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL ने अपने बड़े नए ड्राई डॉक पर महत्वपूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है और ये जो अत्याधुनिक फैसिलिटी है वो तेजी से पूरा होने वाली है, जो भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षमताओं के लिए एक गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है। इस परियोजना में प्रगति काफी तेजी से हो रही है, जिसके लिए एक बड़ी 600 टन गैंट्री क्रेन को यहाँ पर लगाया गया है। ये शक्तिशाली क्रेन उन बड़े जहाजों को संभालने में सहायक होगी जिनके लिए ड्राई डॉक को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को उम्मीद है कि गैंट्री क्रेन की स्थापना और कमीशनिंग के बाद 2024 तक एक नया ड्राई डॉक पूरी तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो ड्राई डॉक है वो लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है, जिसका डिजाइन का जीवन 100 साल का है, जो सुनिश्चित करता है कि CSL आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का फायदा उठा सकेगा। नए ड्राई डॉक का बड़ा आकार और क्षमताएं इसे विभिन्न प्रकार के जहाजों की सर्विस के लिए उपयुक्त बनाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की डिफेंस स्टार्टअप वेदा एरोनॉटिक्स काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर रही है। कंपनी एक इंटरसेप्टर मिसाइल को विकसित कर रही है, जो कि मेल और हेल जो UAV हैं उनसे लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड ड्रोन, जिन्हें कि UAV कहा जाता है, उनके द्वारा उत्पन्न जो सुरक्षा चिंता है उसे दूर करना है। जबकि ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसके बारे में ज्यादा विवरण सामने नहीं आए हैं।
लेकिन वेदा की तरफ से कहा गया है कि ये अभी तैयार हो रही है और जो हमारे लॉन्च वाहन है जिसमें कि मेल और हेल यूएवी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा वे लॉयटरिंग म्यूनिशंस को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो एक टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी। टर्बोजेट इंजन लंबी दूरी के मिशनों के लिए एक निरंतर गति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हैदराबाद स्थित कंपनी H4 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक इनोवेटिव रिमोटली ऑपरेटेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी कि ROMPV को तैयार किया है और ये जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है वो माइन क्लियरेंस ऑपरेशन में बड़ा फायदा देगा और हमारे सैन्य कर्मियों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण लाभ देगा। बता दें कि ये जो रिमोटली ऑपरेटेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है ये एक विशेष मिशन सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसे खासतौर पर माइन क्लियरेंस की जटिलताओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हमारे जो कर्मी हैं उनकी खतरनाक माइन फील्ड में जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे कि विस्फोट की चोट या मौत का जोखिम कम हो जाता है। बता दें कि ये जो ROMPV है उसका एक मजबूत डिजाइन और मजबूत कवच है। साथ ही इसमें माइन रेजिस्टेंट विशेषताएं शामिल हैं जो कि विस्फोटक खतरों के खिलाफ बड़ी सुरक्षा देती है। साथ ही ये ऑटोनॉमस नेविगेशन भी कर सकता है। पहले से प्रोग्राम किए गए मार्गों पर यानी कि रास्तों पर ये नेविगेट कर सकता है और स्वतंत्र रूप से बाधाओं से बच सकता है, जिससे कि खतरे वाले क्षेत्र में मानव जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा ये एक हाई डेफिनेशन वीडियो फीड ऑपरेटर को माइन फील्ड का साफ तौर पर दिखा सकता है, यानी कि ROMPV सुरक्षित संचार प्रणालियों से भी लैस है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, पासिंग आउट परेड में 402 अच्छी तरीके से प्रशिक्षित अग्निवीर रंगरूटों को सेना के लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में शामिल किया गया है और साथ ही अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 6 युवा अग्निवीरों को परेड के दौरान पदक से सम्मानित किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जैसे कि भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है, इसी तर्ज पर अब भारतीय सेना की आर्मी डिजाइन ब्यूरो भी स्टैब्लिश की गई है, जो कि एकेडमिक प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कोलैबोरेशन करेंगी, जिससे कि जरूरी सिस्टम्स और वेपन्स को सेना के लिए तैयार किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो का एक लॉन्ग टर्म विजन भी है, जिसमें कि सेंट्रल डिजाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इंडियन आर्मी तैयार की जाएगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक, आर्टिलरी गन, नेक्स्ट जनरेशन कमांड सिस्टम और UAV का डिजाइन और डेवलपमेंट करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने आज HAL के एरोस्पेस डिवीजन में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपेलेंट टैंक प्रोडक्शन और CNC मशीन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये जो नई फैसिलिटी है वो इसरो की बढ़ती हुई उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। विशेष रूप से भारत के सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए है ये। S सोमनाथन जी ने कहा कि HAL के पास अपार क्षमताएं हैं और दोनों ही संगठनों के व्यापक हित में इस क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।